तो इस वेबिनार में हम सॉइल टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है, सॉइल कौन से क्रॉप के लिए कितना डेप्थ लेना जरूरी है, कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए, फिर फील्ड क्रॉप्स के लिए कैसे सॉइल सैंपल लेना है, सॉइल अगर आपको फ्रूट ट्री प्लांटेशन करना है तो उसके लिए कैसे प्रोफाइल सैंपल लेने हैं, रिप्रेजेंटेटिव और कंपोजिट सैंपल कैसे बनाना है, फिर सैंपल क्लीनिंग और लेबलिंग किस तरीके से करना है। बहुत बार क्या होता है कि हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और सिर्फ उसमें फार्मर का नाम डाल देते हैं और एनालिसिस के लिए दे देते हैं, लेकिन वो उसका हम सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट के फार्मर्स का सॉइल सैंपल एनालिसिस करते हैं, तो उसके नियर बाय फार्मर जो है उनके लिए भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके लिए वहाँ के बाकी का सर्वे नंबर हो, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, ये सब चीजें भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो वो इस सभी के बारे में हम इस वेबिनार में थोड़ा सा सीखेंगे। तो बेसिकली वेबिनार वेबिनार 40 to 45 मिनट्स में हम कंप्लीट करेंगे और 10 to 15 मिनट्स हम क्वेश्चन एंड आंसर पे बिताएंगे। So, good afternoon to everyone and welcome to this webinar. सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी किसको बोलते हैं और मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जनरली मिट्टी यानी कि जो हमारे पृथ्वी तल पर जो उपलब्ध अपर लेयर है, ऊपरी परत जो है, जिसको विड्थ है, ब्रीड्थ है और डेप्थ है, मतलब 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स है, मिनरल मैटर्स है, हवा है, पानी है, इन सभी से मिला करके जो बनता है, और उसी के साथ साथ जहां पर पौधे ग्रो हो जाते हैं उसको हम मिट्टी बोलते हैं। जनरली मिट्टी को तैयार होने के लिए बहुत साल लगते हैं, 100 साल से लेके 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल तक भी लगता है 1 सेंटीमीटर सॉइल का लेयर बनने के लिए। जैसे कोई भी चीज डायरेक्टली डिकम्पोज नहीं होती, वैसे ही हमारी मिट्टी भी बनती है। तो मिट्टी रॉक से ही बनती है, लेकिन वो रॉक से मिट्टी बनने के लिए उसको भी अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि पहले डिसइंटीग्रेशन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर का टूटना, और उसी के साथ साथ डिकम्पोजिशन यानी फर्दर और डिकम्पोजिशन होके पूरा फाइन पाउडर में कन्वर्ट होना, तो उसको हम ट्रू सॉइल बोलते हैं। तो वो मिट्टी बनने के लिए लगभग अलग अलग 4-5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो, पेरेंट मटेरियल हो, प्लांट एंड एनिमल्स हो, टाइम लगता है, टोपोग्राफी, ये सभी चीजें मिट्टी के बनने बनने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, अगर पेरेंट मटेरियल की बात करें तो जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात का ब्लैक ब्लैक कॉटन सॉइल है, वो बेसाल्ट रॉक से बनता है, तो वो बेसाल्ट रॉक इज अ पेरेंट मटेरियल। देन तमिलनाडु कर्नाटका का जो रेड सॉइल बनता है वो ग्रेनाइट से बनता है। और क्लाइमेटिक इफेक्ट के बारे में अगर बात करेंगे हम, तो जैसे कि लेटराइट सॉइल जो बनती है वो केरला में और कोस्टल एरिया महाराष्ट्र का जो है, तो वहाँ पे हेवी रेनफॉल की वजह से वो मिट्टी बनता है। और जितना जमीन को ज्यादा स्लोप होगा उतना फास्ट आपकी मिट्टी, मतलब इरोजन रेट होगा, देन क्लाइमेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा, और उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन रेट वहाँ पे ज्यादा होगा, और उसकी वजह से वहाँ की मिट्टी भी फास्ट रेट से बन जाएगी एज कंपेयर विथ फ्लैटलैंड्स। तो जैसे अभी बताया मैंने कि मिट्टी में 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है। जनरली वाटर और एयर को पोर स्पेसेस बोलते हैं, और वो 25% के आसपास होते हैं अगर आपको आइडियल हेल्दी सॉइल बोलना है तो। और ऑर्गेनिक मैटर कम से कम 5% के आसपास होना चाहिए, और बाकी के जो मिनरल मैटर्स है वो 45% के आजू बाजू में होने चाहिए, तो ही हम हमारे मिट्टी को हेल्दी सॉइल बोल सकते हैं। तो हम सॉइल हेल्थ का इम्पोर्टेंस अभी देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस देखते समय हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हेल्दी सॉइल किसे बोलना चाहिए। हेल्दी सॉइल यानी जिस भी मिट्टी के फिजिकल पैरामीटर्स, यानी फिजिकल, देन केमिकल पैरामीटर्स और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स अच्छी मात्रा में हो, उसी मिट्टी को हम हेल्दी सॉइल बोल सकते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कौन सी, जैसे कि बल्क डेंसिटी हो, पार्टिकल डेंसिटी, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, मिट्टी का कलर होगा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। और केमिकल में पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, एनपीके, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि माइक्रोबियल काउंट होगा, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी होगी, ये सभी चीजें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में होंगी। अभी आप
आपके सभी के एरिया में आप भी एक ऑब्जर्व करोगे कि हमारे मिट्टी में कोई ना कोई तो तो खामी है। मतलब हेल्दी सॉइल तो हम जो हमारे ब्रो, पास ती प्रिपरेशन वाले सोयाबीन सीड्स उसमें से हम तिरिकी किसी अंबा भी मिट्टी माबी को हेल्दी सॉइल नहीं बोल सलित सकते, महेश क्योंकि कब से तक किसी का टेक्सचर अच्छा नहीं है तो किसी पे पीएच ज्यादा है, कहाँ पे पीएच कम है, या कहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कमी है, कहाँ पे पोटेश की कमी है, तो कहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जहाँ जितना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छा होगा उतना आपको केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डालना की जरूरत कम हो जाती है। लेकिन अभी आप देखते हैं कि आपके एरियाज में कितने जगह पर अर्थवर्म दिखते हैं। बहुत कम एरिया है वहाँ जहाँ पर अर्थवर्म का आपको ग्रोथ और पॉपुलेशन दिखता है। तो मतलब हमारी जो मिट्टी है अभी उतनी हेल्दी नहीं है जितनी पहले थी। तो इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम देखते हैं तो टोटल जो हमारा वर्ल्ड का वर्क फोर्स है उसमें से टोटल 54% वर्क फोर्स अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और वो भी एग्रीकल्चर सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर होता है। अभी हमारे पास एरोपोनिक हाइड्रोपोनिक्स के ऑप्शंस है, लेकिन वो ऑप्शन से हम खेती करके हमारा जो टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको तो हम अभी तक तो फीड नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर में जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगा उसके बारे में देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अभी तक तो सॉइल का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो लगभग 95% का ग्लोबल फूड जो प्रोडक्शन है, फूड का रिक्वायरमेंट भी सॉइल सॉइल से उपजाए हुए पेड़ पौधे या फल फूल से ही मीट आउट किए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्विसेज में देखते हैं तो जो हमारे क्रॉप्स है, क्रॉप का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है, मैक्रोन्यूट्रिएंट हो माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो सभी मिट्टी से ही फुलफिल होता है। देन जो बारिश से गिरता हुआ पानी है, तो वो बारिश का पानी भी मिट्टी अपने अंदर समा लेती है, इनफिल्ट्रेशन करती है। फिर कोई इनफिल्ट्रेशन करके जब जब हमें जरूरत पड़ती है तब तब हम वेल बोरवेल से हम वाटर लिफ्ट करके समर सीजन में या ड्रट सीजन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के माइक्रोब्स है, वो मिट्टी के अंदर रह सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकल सर्विसेज हो गए सॉइल के। देन उसी के साथ साथ सॉइल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, जो कि बनने के लिए 1000 सालों से भी ज्यादा साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी का लेयर बनने के लिए। और हम इरोजन रेट अगर देखेंगे हमारे इंडियन सॉइल का, तो लगभग 16.35 टन पर हेक्टर पर एनम हर साल हमारी हर हेक्टर में से हर साल लगभग 16 टन से भी ज्यादा मिट्टी बह के जाती है। मतलब हमारा सॉइल का प्रोडक्शन रेट उतना नहीं है जितना इरोजन रेट है। तो ये सभी चीजें किस वजह से हो रहा है, तो जो हम बैड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये इरोजन रेट बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ ये आईसीआर का नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बताया गया है कि हमारा जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 328 मिलियन हेक्टर है, उसमें से लगभग 36% एरिया डिग्रेडेड है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमियां है। अब 328 हेक्टर में से सिर्फ हम आधा ही जमीन एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब 148 के आसपास एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 148 में से भी 120 मिलियन हेक्टर अंडर डिग्रेडेशन में ही है। तो लगभग हम इंडिया के टोटल क्रॉप आउटपुट में अगर देखेंगे तो 292 बिलियन इतना हमारा लॉस होता है ड्यू टू सॉइल इरोजन। और अभी हम देखते हैं कि सॉइल के प्रॉपर्टीज में कैसे चेंजेस होते गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 1950 में से पहले तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज वगैरह कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन 1950 में हमें नाइट्रोजन का डिफिशियंसी मेनली अलुवियल प्लेन एरिया में दिखने लगा था, जहाँ पे मतलब जहाँ पे मिट्टी बह के आती है और वहां से मिट्टी उठा के जो जो लोगों ने खेत में डाला है, वैसे खेत में सिर्फ नाइट्रोजन की कमी दिखने लगी थी। लेकिन वो फिर बाद में जैसे इंडिपेंडेंस हो गया है, तब हमारा फूड के प्रॉब्लम्स थे, तो फूड के प्रॉब्लम्स मीट आउट करने के लिए हाइलिंग वैरायटीज इस्तेमाल करने लगे हम। उसी के साथ साथ मोनोक्रॉपिंग पे भी फोकस करने लगे। देन केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनका भी इस्तेमाल हमने बढ़वाया है। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम इस्तेमाल बढ़ाते गए हैं, वैसे वैसे न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसीज बढ़ते गया है।
जैसे जैसे कि देख रहे हो 1950 में नाइट्रोजन का डिफिशियंसी दिखता था, देन 1960 में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी डिफिशिएंट दिखने लगा है इंडियन सॉइल में। देन 1970 में नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ साथ पोटेशियम जिंक का भी डिफिशियंसी दिखने लगा है। और 1980 में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेश जिंक के साथ साथ आयरन का भी डिफिशियंसी दिख रहा है। और अभी प्रेजेंट में हम देखेंगे तो मोर देन 9 न्यूट्रिएंट्स, ये एनपीके, जिंक, आयरन, उसी के साथ साथ सल्फर, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, उनका भी डिफिशियंसीज इंडियन सॉइल में हमारे दिख रहा है। और ये सिर्फ किसी पैकेट में डिफिशियंसी है, किसी पॉकेट में डिफिशियंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि फार्मर टू फार्मर्स भी वो डिफिशियंसीज वेरी हो रहा है। और जैसे कि पहले 1960 में 0.5% ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट था, अब मिट्टी में एवरेज ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 2 के आसपास आ चुका है। तो ये सभी चीजें जैसे कि पहले लोग खेती में ऑर्गेनिक मैटर वगैरह इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में करते थे और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में था। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन हाई यील्डिंग वैरायटीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी बढ़ाया तो है, लेकिन वो बढ़ाने के साथ साथ वो जो बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो बैलेंस न्यूट्रिशन हम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से ये मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी आने लगी। अभी सभी लोगों के दिमाग में एक होता है कि ये तो मिट्टी है, मिट्टी क्या है, डेड है, उसमें क्या है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत है। लेकिन आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि मिट्टी एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है, वो एक लिविंग बॉडी है। जैसे ह्यूमन बींग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसी तरह मिट्टी को भी अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक एग्जांपल तौर पे मैं बताता हूँ आपको, जो हम ऑर्गेनिक मैटर कलेक्ट करके मिट्टी के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, या कोई अगर जानवर मरा हुआ है, अगर हम ऐसे ही अ, अ, पड़ा रखेंगे तो उसका बहुत बदबू आता है। लेकिन हम उसको अगर मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं तो उसका बदबू भी नहीं आता, और उसका कुछ समय के बाद वो पूरा डिकम्पोज होके उसके सिर्फ आपको हड्डी दिखेगी, वो भी टाइम टू टाइम डिकम्पोज हो जाएगा। तो जैसे हम फूड खाने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, तो उसी तरह से मिट्टी भी कोई भी मटेरियल को डाइजेस्ट करती है। देन मिट्टी से भी ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। उसी के साथ साथ हम मिट्टी में बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद ही मिट्टी में सफिशिएंट मॉइस्चर आने के बाद मिट्टी से बीज का सीडलिंग्स तैयार होता है। अभी मिट्टी को अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो आपने पत्ते भी डाले होते तो उससे भी बीज अंकुरन हो जाता। लेकिन मिट्टी को ये भी पता है कि किसको डिकम्पोज करना है और किससे अंकुरन करके सीडलिंग बनाना है। तो मतलब उसको नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो हमारी मिट्टी जो है वो लिविंग बॉडी है, तो वो लिविंग बॉडी का हमें ठीक से ख्याल रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम अलग अलग प्रोजेक्ट में सॉइल सैंपल्स हर लोग कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो साइंटिफिकली सॉइल सैंपल कलेक्ट करना क्यों जरूरी है, उसके लिए जस्ट 2-3 पॉइंट मैं हाईलाइट करता हूँ। जैसे कि हम जो हमारा पूरा किसी का 1 एकड़ का खेत होता है, किसी का 1 हेक्टर का खेत होता है, तो उतने पूरे एरिया के लिए हम सिर्फ एक ही सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं, और एक ही सॉइल सैंपल हम लेबोरेटरी को शेयर करते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल करके। और वो भी सैंपल हम कितना देते हैं, आधा केजी से 1 केजी तक ही हम सॉइल सैंपल लेबोरेटरी को दे देते हैं। और जो हमने सॉइल सैंपल शेयर किया है उसमें से भी बहुत कम मात्रा इस्तेमाल की जाती है कि न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए। फॉर एग्जांपल पीएच का एनालिसिस करना है तो सिर्फ 20 ग्राम मिट्टी से आपका पीएच कितना है, क्या है, वो बताया जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन के लिए तो सिर्फ 0.5 ग्राम ही मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अवेलेबल फास्फोरस पोटेशियम के लिए 5 ग्राम ही इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोबियल काउंट के लिए सिर्फ 1 ग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना कम मिट्टी लेके हमारा रिपोर्ट बनता है, तो इसलिए हमें जो हम सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने वाले हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली और साइंटिफिकली मैनर से कलेक्ट करना जरूरी है। तो आपको सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास अगर ऑगर है तो आप ऑगर से सीधा सॉइल सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। ऑगर्स को आपको मिट्टी के अंदर डालना है, जैसे कि स्क्रू अगर है, ट्यूब अगर है, पोस्ट हो अगर है, तो वो सीधा मिट्टी में आप घुमा के मिट्टी के अंदर डालोगे तो आपको जितने डेप्थ तक का सॉइल सैंपल चाहिए उतने डेप्थ तक को आपको वो अगर को डालना पड़ेगा और सॉइल सैंपल को कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मान के चलिए आपके पास ऑगर नहीं है, जस्ट ऑगर के बारे में एक बताता हूँ। अगर आपका मिट्टी गीला हो
अगर गीली मिट्टी है तो आपको गीली मिट्टी के यहाँ से अगर सैंपल कलेक्ट करना है तो आपको स्क्रू अगर का इस्तेमाल करना होगा। अगर सूखी मिट्टी है तो स्क्रू अगर पे आपका सैंपल नहीं आएगा, पोस्ट हो अगर का आपको इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे सैंपल कलेक्ट कर सकते हो? बहुत लोग हैं कि जो सीधा फील्ड में जाते हैं, कुछ खुरपी लेते हैं या सीधा अपर सरफेस का ही सैंपल कलेक्ट करते हैं और बैग में भर के दे देते हैं। लेकिन वैसा ना करते हुए हमें ठीक से अलग अलग क्रॉप्स के लिए जो भी हम अभी डेप्थ बताएंगे उस डेप्थ के हिसाब से हमें पिट डिगिंग करना है, और पिट डिगिंग करके अपर सरफेस से लेके नीचे वाले सॉइल सरफेस तक हमें सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है। तो वो सॉइल सैंपल अगर आपके पास अगर नहीं है तो बाकी के क्या इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि पिकेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हो। देन कोर सैंपलर, जो आपको अगर फील्ड में ही आपको बल्क डेंसिटी अंडरस्टैंड करना है तो वो कोर सैंपलर से आप सीधा सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं कि इस कोर सैंपलर का वॉल्यूम पता होता है तो उसने वॉल्यूम में कितना मिट्टी बैठा है उसका वेट लेके सीधा हम एनालाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मेजरिंग टेप और स्केल की जरूरत होती है। सॉइल डेप्थ जो आपने पिट डिगिंग किया है उसका डेप्थ मेजर करने के लिए। देन सॉइल सैंपलिंग बैग्स की जरूरत होती है सॉइल सैंपल स्टोर करने के लिए। देन प्लास्टिक ट्रे या बकेट की जरूरत होती है क्योंकि आप अलग अलग स्पॉट से मिट्टी कलेक्ट करने वाले हो, तो वो एक ही कंपोजिट सैंपल बनाने के लिए आपको अलग अलग लोकेशन से मिट्टी कलेक्ट करने के लिए प्लास्टिक ट्रे या बकेट या गमेला की जरूरत होती है। देन उसी के साथ साथ आपके पास स्टिकर पेपर होने चाहिए जो कि आप सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो मिट्टी में भरने वाले हो उसके ऊपर आप पूरा इंफॉर्मेशन लिख सको कि किस फार्मर का सैंपल है, कौन से सर्वे नंबर का है, सैंपल कब लिया, सैंपलिंग डेट क्या है, पहले क्रॉप कौन सा था, बाद में क्रॉप कौन से लेने वाले हैं, उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है। देन वो लिखने के लिए परमानेंट मार्कर की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका इसेंशियल मटेरियल रिक्वायरमेंट। अभी हम देखते हैं कि सॉइल सैंपलिंग डेप्थ कितना होना चाहिए। अभी क्योंकि बहुत लोगों में ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम 0 से 15 सेंटीमीटर तक का सैंपल ले या 0 से 30 सेंटीमीटर का सैंपल लेना है या कैसे सैंपल लेना है, कितने डेप्थ तक लेना है। तो आपका जो नेक्स्ट प्लान्ड क्रॉप है, मतलब आप अगले साल या अगले सीजन कौन सा क्रॉप लेने वाले हो, जैसे कि पैडी लेना है, व्हीट लेना है, सरगम में सोयाबीन, ऐसे क्रॉप है जो सैलो रूटेड क्रॉप्स है, तो उनके लिए हम 0 से 15 सेंटीमीटर लेयर तक का ही सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे तो ही तो भी हमें हमारे लिए सफिशियंट है, वो ज़्यादा डेप्थ तक सॉइल सैंपल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कॉटन, पिजन पी जैसे डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए हमें सैंपल कलेक्ट करना है तो हमें 0 से 30 सेंटीमीटर तक का ऊपर से नीचे वाले लेयर तक का पूरा सैंपल कलेक्ट करना है। लेकिन अगर हम कोई भी ट्री प्लांटेशन के लिए हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमें वाड़ी लगाना है या ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट करना है कोई फ्रूट क्रॉप्स का, अब उसके लिए अगर हमें सैंपल्स कलेक्ट करना है तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमें सॉइल प्रोफाइल डिग करनी पड़ेगी, और सॉइल प्रोफाइल डिग करते समय वो भी 0 से 100 सेंटीमीटर तक, या 0 से जब तक आपको हार्ड रॉक नहीं आता है तब तक का आपको पिट डिगिंग करना है। और उनमें से अलग अलग लेयर के हिसाब से जैसे आपको अलग अलग लेयर दिखते हैं आंखों से, उस हिसाब से आपको सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। तो सॉइल सैंपल कलेक्ट करते समय ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि सॉइल सैंपल जब भी आप कलेक्ट करोगे तो कलेक्ट करते करते समय आपने सॉइल सैंपल फैलो पीरियड में कलेक्ट करनी चाहिए, ना कि कोई क्रॉप स्टैंडिंग है वहाँ पे फर्टिलाइजर अप्लाई किए जाते हैं और वहाँ से ही हम प्रोजेक्ट का मैंडेट है तो गड़बड़ी से हम वहाँ से ही सैंपल उठा रहे हैं, तो अगर ऐसा हम करेंगे तो वो सैंपल्स का जो एनालिटिकल रिजल्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमें सैंपल्स कलेक्ट करते समय सिर्फ फैलो पीरियड में, जैसे कि अभी जो समय है अप्रैल मई का जो सीजन है और प्लांटेशन करने से पहले वाला जो सीजन है, तो उस टाइम पे हमें सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे। अभी कभी कभी क्या होता है कि 2 साल वाले या 2 साल से भी बड़े, 3 साल 4 साल, जैसे कि मैंगो ऑर्चर्ड है, ऐसे सिचुएशन में आप को भी, क्योंकि सॉइल सैंपल तो आपको हर 3 साल में जनरली रिकमेंड करते हैं कि हर 3 साल में हमें सॉइल सैंपल्स टेस्ट करने चाहिए।
तो पेरेनियल पौधे हैं तो अगर ऐसे सिचुएशन में हमें सॉइल सैंपलिंग करना है तो वहां पर कैसे करेंगे? तो अगर वो स्टैंडिंग पेरेनियल हमारे पौधे हैं तो आपको सॉइल सैंपल्स जो दो पौधे हैं, पौधों की लाइंस है, वो लाइंस के बीच में जहां पर कोई पौधा नहीं है, ऐसी खाली एरिया में से आपको सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। लेकिन वो ध्यान रखना है कि कोई भी वहां पर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। कम से कम 2-3 महीने तक तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए उस लोकेशन पे, अगर स्टैंडिंग क्रॉप में से आप सॉइल सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो। देन सॉइल सैंपल कभी भी कलेक्ट करते समय FIM एप्लीकेशन जहाँ पे किया है या फर्टिलाइजर अप्लाई किया है, तो वो एप्लीकेशन करने के तुरंत तो नहीं लेना है। कम से कम 2-3 महीने तो टाइम देना है वो फर्टिलाइजर्स को पूरे मिट्टी में FIM हो या फर्टिलाइजर्स को मिक्सअप होने के लिए। देन सॉइल सैंपल्स लेते समय आपको झिग झैग पैटर्न से ही सॉइल सैंपल्स लेना होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। देन आपका जो सॉइल सैंपल कलेक्शन करने के लिए जो आपके फील्ड फाइनल हुए हैं, फार्मर्स फाइनल हुए हैं, तो आपको सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए कभी भी अकेले सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए जाने के बजाय जो हमारा सेलेक्ट किया हुआ फार्मर है, उस फार्मर्स को साथ लेके ही उसके खेत में जाना है और उसके खेत का सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है। क्योंकि उस फार्मर को पता होता है कि उसके खेत का मिट्टी कहाँ पे ज्यादा फर्टाइल है, कहाँ कम फर्टाइल है, कहाँ पे ज्यादा इरोजन होता है, कहाँ ज्यादा पानी स्टैंड रुका हुआ रहता है। तो वो वेरिएशंस फार्मर को पता होते हैं, तो उस हिसाब से हमें फार्मर्स को साथ लेके जाना है। और फील्ड में जाने के बाद आपको मिट्टी कैसी दिखती है, उसका कलर कैसा है, स्लोप्स कहाँ 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 पे कितना स्लोप है, ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, प्रोडक्टिविटी कहाँ पे कैसा है, कौन सी जगह पर कौन सा क्रॉप लिया था, उस हिसाब से आपको आपके फील्ड का बाइफर्गेशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ जो इस स्लाइड में दिखाया है कि इरोडेड एरिया का अलग लिया है, लाइट कलर के सॉइल का अलग सेपरेशन किया है, डार्क सॉइल के लिए अलग किया है, स्लोपी को अलग किया है, वेटलैंड वेट बॉटम फ्लैट का अलग डिवाइड किया है, फ्लैट एरिया को अलग किया है। तो ऐसे आपको फील्ड को अलग अलग सेपरेट करना है। और ये सेपरेशन करने के बाद, अब ये तो आपके सेपरेशन हो गए। तो सेपरेशन करने के बाद अलग हर सेपरेशन में से आपको अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और बाद में एक फील्ड के लिए एक कंपोजिट सैंपल आपको बनाना है। तो ये सेपरेशन के बारे में आपको फील्ड ऑब्जर्वेशन करके फील्ड डिवाइडेशन कैसे करना है वो भी आपको बता दिया। लेकिन उसके बाद में जब आपको एक्चुअल फील्ड सैंपल लेने की जगह फाइनल करनी है, तो फाइनल करते समय पे भी आपको ये जो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि कुछ एरियाज को अवॉइड करना है। जैसे कि जो बड़े बड़े पौधे हैं, पौधों की जहाँ पे छाव आती है उसका लीफ फॉल होता है, तो उसकी वजह से आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ज्यादा दिख सकता है। तो ऐसा एरिया आपको अवॉइड करना है, वहां से आपको सॉइल सैंपल्स कलेक्ट नहीं करने हैं। देन फार्मर्स का एक इरिगेशन चैनल भी होता है हर फील्ड में, तो वो इरिगेशन चैनल्स के पास का जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच आउट होके आजू बाजू में जाते हैं। तो ऐसे भी मिट्टी के अगर आप सैंपल एरिया से सैंपल लोगे तो वहां पे भी आपका एक्यूरेसी कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट आपका वहां पे कम दिखाई देगा। मतलब इसलिए आपको वो भी चैनल के आजू बाजू का जो एरिया है, कम से कम 1 मीटर का एरिया आपको छोड़ देना है। देन जो फार्म के जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज के भी कम से कम 1 मीटर से मीटर छोड़ के उसके अंदर के ही आपको सैंपल कलेक्ट करना है। देन अगर फार्मर्स ने FIM खेत में डाल के रखा है, ट्रॉलीज खाली किया है, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है तो बहुत जगह पर फार्मर्स वो फर्टिलाइजर ट्रॉलीज वगैरह अ, डाल देते हैं, या कहाँ कहीं कहीं पे तो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी किया जाता है। तो जहां पर फर्टिलाइजर अप्लाई किया है या जहां पर फर्टिलाइजर का हीप है, वैसा एरिया भी आपको छोड़ देना है, वहां से भी आपको सैंपल कलेक्ट नहीं करना है। कभी कभी समर सीजन में एनिमल्स को खेत में बांध के रखा जाता है छाव के लिए, तो ऐसे वहां पर भी उनका डंग्स वगैरह मिट्टी में मिक्सअप हुआ होता है, तो वहां पर भी ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट या न्यूट्रिएंट की मात्रा मात्रा आपके रिपोर्ट में ज्यादा दिखाने की संभावना हो सकती है। तो उस लोकेशन से भी आपने सैंपल कलेक्ट नहीं करना है। और लास्ट पॉइंट है कि जहां पर पानी रुक के रहता है,
अलग अलग जगह से पानी आता है और किसी कोने में पानी रुक के रखता है रहता है, तो ऐसे जगह से भी आपने सैंपल्स कलेक्ट नहीं करना है। तो ये सभी एरिया छोड़ के आपका जो भी फील्ड बचेगा, उस फील्ड को आपको उस बचे हुए फील्ड में से आपको कई अलग अलग कम से कम 5-6 स्पॉट आपको पर एकड़ या 10-15 स्पॉट पर हेक्टर आपको आइडेंटिफाई करने हैं। आपको मैंने बताया कि फील्ड का डिवाइडेशन कैसे करना है, और फिर कौन से स्पॉट से आपको मिट्टी कलेक्ट नहीं करना है, तो वो छोड़ के बचे हुए फील्ड को आपको फील्ड में से ही आपको स्पॉट स्पॉट आइडेंटिफाई करने हैं, स्पॉट मार्क करने हैं। तो उसके लिए आप सीधा क्या कर सकते हो कि जो आपका फील्ड है उसको उस फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और जहां से डिवाइड किया है वहां से मतलब वो विजुअली मार्क करना है। ऐसा नहीं है कि वो आपको मार्किंग के लिए चूना लाइम या कुछ राखाड़ी कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। विजुअली आपको जस्ट देखना है कि यहाँ से इधर राइट साइड को आधा हो सकता है, यहाँ से लेफ्ट साइड को आधा हो सकता है। तो वो आधा आधा करने के बाद फिर आपको जिगजैग मोशन में, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया है कि स्पॉट 1, स्पॉट 2, स्पॉट 3, स्पॉट 4, स्पॉट 5 और स्पॉट 6, तो उस तरह से आपको अलग अलग स्पॉट्स मार्क करके रखने हैं कि मुझे इन लोकेशन से ही सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है। मतलब ये जिगजैग क्यों करना है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन से आपका सॉइल सैंपल्स आना चाहिए। हम रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल्स लैब के लिए भेज रहे हैं, सिर्फ आधा या 1 kg सैंपल भेज रहे हैं। तो मेरे खेत के हर कोने में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी का सैंपल आना चाहिए, जो हम कंपोजिट सॉइल सैंपल बना रहे हैं उसमें। इसलिए आपको जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स आप लोगे कंपोजिट सैंपल बनाने के लिए, उतना ही आपके सॉइल सैंपलिंग का और सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो स्पॉट्स आपने अभी मार्क किए हैं या आइडेंटिफाई किए हैं, वो मार्क किए हुए स्पॉट में कभी कभी क्या होता है कि आपका जो मिट्टी है वो अनकल्टिवेटेड लैंड होता है, या कई 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 बार वहाँ पे लिप लिटर फॉल होता है। तो वो लिप लिटर फॉल जो हुआ है उस स्पॉट स्पॉट पर से, या जो अनकल्टिवेटेड लैंड पे जो वीड्स ग्रो हुए होते हैं, तो वो थोड़ा सा अपर जो स्किन है मिट्टी का, वो लिप लिटर फॉल वाला उतना पार्ट आपको उस स्पॉट से बाजू को हटाना है। नहीं तो आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा दिख सकता है, बट ऐसी एक्चुअल परिस्थिति नहीं होती। तो वो हटाना है ऊपर का लेयर, और वो हटाने के बाद आपको जैसे कि अगर आपको पैडी लेना है, वीट लेना है, sorghum लेना है, मेज लेना है, या सोयाबीन, या और कोई सैलो रूटेड क्रॉप्स हो, तो आपको वी शेप का, जैसे यहाँ पिक्चर में 2 नंबर के स्लाइड में दिखाया है, उस तरह से वी शेप का आपको पिट डिग करना है। तो शैलो रूटेड क्रॉप्स के लिए आपको 15 सेंटीमीटर का पिट डिग करना है, और डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए आपको 30 सेंटीमीटर का पिट डिगिंग करना है, वो भी वी शेप में। और वो पिट डिगिंग करते समय जो भी अंदर का मिट्टी है वो आपको बाहर निकाल के फेंक देना है। उस मिट्टी को आपने सॉइल सैंपल के लिए कलेक्ट नहीं करना है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, ये जो पिट डिग करते समय जो मिट्टी निकलता है, वही मिट्टी को कंपोजिट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिट्टी को हमें इस्तेमाल नहीं करना है, वो मिट्टी निकाल के बाहर फेंक देना है। और ये मिट्टी बाहर फेंक देने के बाद आपको ये जो यहाँ दिखता है, ऊपर ऊपर से नीचे तक, मतलब 0 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक सैलो रूटेड क्रॉप्स के लिए, और 0 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए आपको पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक 1 सेंटीमीटर का पूरा लेयर आपको निकाल के लेना है एक घमेले में, या बकेट हो, या जो आपके पास अवेलेबल है, बकेट हो, घमेला हो, या ट्रे हो, उसमें आपको ले लेना है। ऐसे ही सॉइल सैंपल्स आपको जितने स्पॉट मार्क किए थे पर एकड़, मैंने 4 से 6 स्पॉट मार्क करके वहां से सैंपल लेने के लिए बताया है। अगर आपका एरिया ज्यादा होगा, 1 हेक्टर के आसपास होगा, तो आपको 10-15 सैंपल्स जगह से सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे। तो वो टोटल सॉइल सैंपल्स आपको घमेले में कलेक्ट करना है, और वो कलेक्ट किया हुआ सैंपल, अब आपका सॉइल सैंपल कलेक्शन पूरा हो गया है। लेकिन आपके पास
सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में कलेक्ट हुई है, अलग अलग स्पॉट से आपने 1-1 केजी का सॉइल सैंपल कलेक्ट किया है, तो लगभग आपके पास पर एकड़ 5-6 केजी सॉइल सैंपल कलेक्ट होगा, या पर हेक्टर 10-15 केजी सॉइल सैंपल कलेक्ट होगा। लेकिन उतना सैंपल आप लेबोरेटरी को नहीं भेज सकते हैं, हमें सिर्फ आधा से 1 केजी तक ही सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है। तो जो सॉइल सैंपल हमारा कलेक्ट हुआ है उसको हमें प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो जो सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं उसमें से जो भी बड़े बड़े पत्थर आए होंगे, कुछ रॉक्स आए होंगे, कुछ लकड़ियाँ आई होंगी, कुछ पौधों की जड़ें आई होंगी, तो उन सभी को हमें उसमें से बाजू को हटा देना है। और जो मिट्टी हमने कलेक्ट किया है उसको यूनिफॉर्मली मिक्स करना है, बहुत मिक्स करना है, कम से कम 1-2 मिनट तक पूरा मिक्स करना है। और वो मिक्स करने के बाद उसको फिर कंपार्ट कंपोजिट सैंपल बनाने के लिए मिक्सिंग करने के बाद उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ इस पिक्चर में दिखाया है कि आपने मिक्स किया हुआ सैंपल एक क्लीन पेपर पे रखा है, मतलब स्प्रेड किया है और उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और वो 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद सामने सामने वाले अपोजिट, यहाँ पे जैसे मार्क किया है, अपोजिट साइड वाले सैंपल्स को आपको हटा देना है। और ये जो बचे हुए 2 सैंपल्स है उसको आपको फिर मिक्स करना है, फिर मिक्स करना है, फिर आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है, फिर 4 पार्ट में डिवाइड करना है, फिर अपोजिट साइड के सैंपल्स आपको फेंक देना है, और फिर बचे हुए सैंपल्स को फिर कलेक्ट करना है, मिक्स करना है। ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक आपके पास आधा केजी से 1 केजी तक सॉइल सैंपल्स नहीं रहता। जब आपके पास आधा केजी या 1 केजी तक सॉइल सैंपल्स बचेगा, तब वो सैंपल्स को आपको क्लीन क्लॉथ बैग में या पॉलिथीन बैग में आपको भरना है। और वो भरने के बाद आपको वो लेबोरेटरी के लिए शेयर करना है। लेकिन लेबोरेटरी को सैंपल शेयर करने से पहले उसमें आपको ये जो इंफॉर्मेशन दिया है नीचे, कि फार्मर का नाम क्या है, कौन से गांव का सैंपल है, उस हेमलेट कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, सर्वे नंबर क्या है, उसका सैंपल कब लिया गया है, उसका सैम्पलिंग जहां से हमने लिया है वहां का लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, सॉइल की डेप्थ, कितने डेप्थ तक का सैंपल लिया है, 0 से 15 तक का लिया है या 0 से 30 सेंटीमीटर तक का लिया है, फिर पिछले साल कौन सा क्रॉप कल्टीवेट किया था, नेक्स्ट सीजन में हम कौन सा क्रॉप लेने वाले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट किसने सैंपल कलेक्ट किया है। ये इतना इंफॉर्मेशन उस सॉइल सैंपलिंग के बैग पर होना चाहिए। लेकिन अभी ये जो आपको मैंने बताया कि 5-6 केजी का आपने सैंपल कलेक्ट किया है, उससे उसके बाद में आपको कंपोजिट सॉइल सैंपल करने के लिए जो प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो वो नीचे स्प्रेड करने के लिए जो आप गनी बैग ले रहे हो या कोई भी क्लॉथ ले रहे हो, वो ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई भी क्लॉथ हो या बैनर पेपर नहीं लेना चाहिए जिसको फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया हो। नहीं तो उसमें से भी फर्टिलाइजर्स की मात्रा हमारे सॉइल सैंपल्स में दिख सकती है। और जिस पन्नी में, जिस पॉलीथीन बैग में आप सॉइल सैंपल्स लेबोरेटरी को शेयर करने करने जा रहे हो, वो पॉलीथीन बैग भी पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई है, नहीं होनी चाहिए। वो नई वाली ही पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करना है। नहीं तो कई कई लोग यूरिया हो या कुछ फर्टिलाइजर्स पॉलीथीन बैग में भर के रखते हैं, और सॉइल सैंपल लेने के लिए हड़बड़ी में वही पॉलीथीन आपको दे देती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा दिख सकती है। ये फील्ड क्रॉप्स का हो गया। अ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम उसको रिपीट करेंगे एक बार, ये प्रोसीजर्स फॉलो को, क्योंकि प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक हम ये सॉइल प्रोफाइल सैंपलिंग कैसे लेना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी आपके पिक्चर में ये एक सॉइल प्रोफाइल्स मैंने दिखाए हैं, कि जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अलग अलग लेयर्स दिखने को मिलते हैं। पहला वाला सैंपल है उसमें हमें लगभग 2 या 3 लेयर दिखते हैं। ऊपर में पूरा व्हाइट में दिखता है, बीच में ब्लैकिश दिखता है, और नीचे फिर और व्हाइटिश कलर का दिखता है। तो इस तरह से हर प्रोफाइल में आपको, ये 2 नंबर के प्रोफाइल में आपको दिखता है कि इसमें 1 2 3 4 5 लेयर दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे जितने भी आपके प्रोफाइल्स में लेयर होंगे तो उस लेयर के हिसाब से आपको अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट करना है। लेकिन वो
वो प्रोटोकॉल प्रोसेस हम एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सॉइल प्रोफाइल किसे कहा जाता है। सॉइल प्रोफाइल यानी जमीन का वर्टिकल सेक्शन यानी मतलब अ, जैसे हम केक कट करते हैं तो केक कट करने के बाद ऊपर से नीचे तक हमें केक में जैसे अलग अलग लेयर दिखते हैं, वैसे ही मिट्टी में ऊपर अलग लेयर होता है, बीच में अलग लेयर होता है, उसके नीचे अलग लेयर होता है और उसके नीचे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। मतलब क्या, ऊपर की मिट्टी पहले फॉर्म हुई है, बाद में नीचे से फॉर्म होते हुए नीचे नीचे तक फॉर्म होते होते गई है। तो ये सॉइल प्रोफाइल सैंपल लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत बार हम प्लांटेशन करते हैं, सीधा पिट डिगिंग करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, लेकिन उसका स्टडी सॉइल स्टडी नहीं हुआ होता है। तो कभी कभी क्या होता है, कई अ, पहले एक दो लेयर छोड़ने के बाद नीचे वाले लेयर्स में या सब सरफेस हॉरिजॉन में आप आपकी मिट्टी में कभी कभी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनिशियल स्टेज में आपका वाड़ी प्लांटेशन बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ दिखता है, लेकिन बाद में वो पौधे सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं, जैसे ही कैल्शियम के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो वो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बाद बाद में प्रॉब्लम्स होने की वजह से अगर हम पहले ही प्रोफाइल स्टडी करेंगे तो हम आप और दूसरी बात यह है कि आपके क्रॉप के जो रूट्स है वो एक ही लेयर में से न्यूट्रिएंट फीडअप नहीं करते, वो तो मतलब अलग अलग लेयर से न्यूट्रिएंट का न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन किया जाता है। तो इनिशियल ग्रोथ स्टेज में कहाँ पे सॉइल न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी है और उस जगह पर हमें कितना न्यूट्रिएंट डालना चाहिए। फिर 4-5 साल बाद आपके पौधों के रूट नीचे नीचे जाते हैं, तो उसको ऊपर अगर हम खाद डालेंगे तो ऊपर ही रहता है, जब बारिश होगा तभी बारिश के साथ पानी के साथ मिक्सअप होके वो नीचे चला जाएगा, नहीं तो ऊपर ही रहेगा। तो नीचे वाले लेयर में भी अगर हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है तो नीचे वाले लेयर में कितना सॉइल न्यूट्रिएंट की मात्रा है वो सब समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सॉइल प्रोफाइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि साइट सिलेक्शन। सॉइल प्रोफाइल डिग करने के लिए हमें कहाँ पे प्रोफाइल डिग करनी चाहिए, ये साइट सिलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जनरली आपको आपका जो फील्ड है, खेत है फार्मर्स का, वो खेत को आपको थोड़ा सा स्टडी जाके सर्वे करना पड़ेगा कि यहाँ पे फील्ड में ज्यादा वेरिएशन है क्या, ज्यादा स्लोपी है क्या, आधा पार्ट ज्यादा स्लोपी वाला है, आधा पूरा फ्लैट वाला है। बहुत वाड़ी में पिट डिगिंग भी किया हुआ होता है। तो जो पिट डिगिंग हुआ है उस पिट डिगिंग में से आप थोड़ा सर्वे करके देखना है कि सच में सभी पिट में एक जैसे ही हॉरिजॉन मतलब लेयर्स है, या कुछ लेयर्स बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज है कुछ प्रोफाइल्स में। अगर बहुत ड्रास्टिकल चेंज आपको दिखता है कुछ कुछ पिट्स में, तो वो पिट्स के आप अलग सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो हर वाड़ी में से आप एक ही प्रोफाइल सैंपल लेंगे तो भी चल जाएगा, और वो प्रोफाइल सैंपल जनरली आपको आपके वाड़ी के सेंटर में से ही ले लेना चाहिए। अभी अगर वाड़ी के सैंपल से पिट डिगिंग हुआ है तो वो वहां से आप सीधा सॉइल सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पिट डिगिंग नहीं हुआ है तो आपको प्रोफाइल डिगिंग करने के लिए जनरली आपको प्रोफाइल 1 बाय 1 मीटर का, 1 मीटर लेंथ लंबा होना चाहिए, 1 मीटर विड्थ का होना चाहिए और 1 मीटर डेप्थ का होना चाहिए। लेकिन डेप्थ आपकी वेरी हो जाएगी वहाँ वहाँ का जो रॉक का डेप्थ है उसके हिसाब से। अगर आपके मिट्टी में जल्द ही हार्ड सरफेस आ जाता है तो आपको आपका जो सॉइल का डेप्थ है वो कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मिट्टी 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा तक आपकी मिट्टी ही लगती है तो आपको 100 सेंटीमीटर से नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 0 से 100 सेंटीमीटर तक ही आपको पिट डिगिंग करना है। लेकिन अगर आपका सॉइल 0 से अ, मतलब 50 सेंटीमीटर या उससे ही ऊपर तक आपका अगर हार्ड रॉक लगता है तो जहां तक हार्ड रॉक आता है वहां पे आपको स्टॉप करना है प्रोफाइल डिगिंग करना। अगर 50 सेंटीमीटर से आगे जा रहा है और रॉक लग रहा है तो जहां रॉक लगता है वहां तक ही आपको सॉइल प्रोफाइल डिगिंग स्टॉप करना है। लेकिन 50 सेंटीमीटर से ऊपर ही रॉक अगर आपको लगता है तब उस वक्त आपको कम से कम 0 से 50 सेंटीमीटर तक का आपको प्रोफाइल
डिग करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। तो इस हिसाब से आपको सॉइल प्रोफाइल, ये पिक्चर में दिखाया है कि कैसे सॉइल प्रोफाइल डिग किया जाता है। ये प्रोफाइल 1 बाय 1 मीटर का खोदने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स रखे हैं वो नीचे उतरने के लिए और अच्छे से सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए, अच्छी जगह मिलने के लिए। देन वो आपने अभी जो सॉइल प्रोफाइल डिग किया है, वो सॉइल प्रोफाइल डिग करने के बाद जो सामने वाला साइड है, एक साइड, उस साइड को जब हम प्रोफाइल का खुदाई करते हैं तब ऊपर वाला मिट्टी नीचे वाले लेयर में भी मिक्स होता है। ऐसा ऊपर नीचे कहीं पे भी मिट्टी लगा हुआ होता है। तो आपको एक साइड का जो सरफेस है, वो सरफेस ऊपर से नीचे तक पूरा 1 सेंटीमीटर का लेयर, और आपके पास जो खुरपी है, खुरपी के हिसाब से हो या फावड़ा के हिसाब से हो, 1 सेंटीमीटर का लेयर ऊपर से नीचे तक पूरा हटा देना है। और ये ऊपर के साइड को भी थोड़ा सा क्लीन करके लेना है, जो पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं उनको भी बाजू में हटा देना है। ओके, तो वो हटाने के बाद और 1 सेंटीमीटर लेयर ऊपर से नीचे तक हटाने के बाद जो आपको प्रोफाइल दिखेगा, वहां पे जो भी आपको वेरिएशन दिखेगा, जैसे कि कलर वेरिएशन हो सकता है, या ऊपरी लेयर में सैंड सिल्टी टाइप की सॉइल दिख सकती है, नीचे नीचे जैसे देखोगे आपको जैसे सैंडी सॉइल आपको दिखने लगेगी, तो उस हिसाब से भी आप वो लेयर को मार्क कर सकते हैं। कई जगह पर एक ही लेयर हो सकता है, कई जगह पर 2 लेयर भी हो सकते हैं, कई जगह पर 3 4 भी लेयर हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जितने आपको लेयर दिखेंगे, यहाँ पे ज्यादा क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन ये यहाँ पे आपको सॉइल के अलग लेयर लेयर दिखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे लास्ट वाले फोटो में, तो हमें 2 लेयर दिख रहे हैं। एक ऊपर वाला लेयर अलग ब्लैकिश कलर का दिखता है, नीचे वाला थोड़ा रेडिश कलर का दिखता है। तो यहाँ पे हम पहले वाली इमेज में देखते हैं तो थोड़ा सा व्हाइट स्पैच का दिखता है, देन बीच में थोड़ा डार्क कलर आता है और नीचे वाला एकदम व्हाइट कलर का दिखता है। और ये पिक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पे तो आपको 5 अलग अलग लेयर दिखते हैं। तो इस लेयर के हिसाब से यहाँ तक ये लेयर को मार्क करके रखना है, और मार्क करके हर लेयर में से आपको अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट करना है। तो ये मार्क करने के बाद आपको अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, लेकिन वो सैंपल कलेक्ट करते समय पे भी आपको ये ध्यान देना है कि हमें सैंपल कौन से लेयर से स्टार्ट करना चाहिए लेने के लिए। जनरली अगर हम ऊपर ऊपर से सैंपल लेने के लिए स्टार्ट करेंगे, तब ऊपर से जब हम लेयर को खुदाई करेंगे, तब वो वहां का थोड़ा थोड़ा मिट्टी नीचे वाले लेयर पे भी गिर सकता है। तो वो ना हो, इसलिए हमें सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए नीचे वाले लेयर से स्टार्ट करना है और ऊपर वाले लेयर पे आके खत्म करना है। मतलब सबसे पहले हमें नीचे वाले लेयर का सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है, बाद में उसके ऊपर वाला, उसके बाद में उसके ऊपर वाले लेयर का, और लास्ट में टॉप वाले का आपको सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है। तो वो सॉइल सैंपल्स आपने अलग अलग लेयर वाइज सॉइल सैंपल्स करना है, और लेयर वाइज ही आपको अलग अलग सॉइल सैंपल्स रखने हैं। वो सॉइल सैंपल्स अलग रखने के बाद, जैसे पिछले फील्ड क्रॉप्स के लिए आपको मैंने बताया था कि उस सैंपल्स का प्रोसेसिंग कैसे करना है, उसमें से जो बड़े बड़े पत्थर से पत्थर को हटाना है। देन अगर पेड़ों की जड़ें आई है तो उनको भी हटाना है। अगर 1 kg से ज्यादा सैंपल हुआ है तो वो क्वाल्टरिंग करके, कंपार्टमेंटाइजेशन करके, सामने सामने वाले पार्ट को हटा करके बचा हुआ पार्ट को मिक्स करके आपको 1 kg या आधा 1 kg तक का कंपोजिट सैंपल्स बनाना है। और जैसे ही बताया था वो फील्ड क्रॉप्स के सैंपल में, उसी तरह यहाँ पर भी आपके सॉइल सैंपल्स को लेबलिंग करना है। लेकिन लेबलिंग करते समय अभी फील्ड क्रॉप्स में आपके सिर्फ एक ही सैंपल थे, इसलिए आपका सिर्फ सॉइल डेप्थ डेप्थ आपने डाला था। अब ये प्रोफाइल सैंपल्स में आपको नेम, विलेज, हैमलेट, मोबाइल नंबर, सर्वे नंबर, सॉइल सैंपल कलेक्शन का डेट, सैंपलिंग किसने सैंपल लिया, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, उसी के साथ साथ आपको कौन से लेयर का सैंपल है, पहले लेयर का है, दूसरे लेयर का है, या तीसरे लेयर का सैंपल है। मान के चलिए मैंने सबसे पहले तीसरे लेयर का सैंपल किया है, तो मेरा सॉइल लेयर आएगा थर्ड। सॉइल लेयर का डेप्थ कितना है, तीसरे लेयर का डेप्थ मेरा 10 सेंटीमीटर है, तो मैं 10 सेंटीमीटर लिखूंगा। फिर बाद में मैंने 2 नंबर के लेयर का सैंपल लिया है, तो 2 नंबर का लेयर आएगा।